नमस्कार, मैं हूं वारिश नजर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। कारों की भीषण भिड़ंत, 5 जिंदा जल गए। यूपी के बाराबंकी में बुधवार को भीषण हादसा हो गया और 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और उसके बाद कारों में आग लग गई। कुछ लोग किसी तरह बाहर निकले, वो सड़क पर लेट गए। वहीं 5 लोग कार के गेट का लॉक नहीं खोल। इसके बाद वो अंदर ही आग की चपेट में आ गए। बचने के लिए चीखते लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। मंजर देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। इस दौरान हाईवे पर भीषण जाम लग गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 4 लोग जो सड़क पर गिरे उनको अस्पताल लेकर गई। 2 की हालत नाजुक है। टक्कर इतनी तेज थी कि कारों में बैठे लोग 20 मीटर दूर जा गिरे। 5 लोगों की मौत हो गई। लाश एक्सप्रेस वे पर बिखर गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह खींचकर उन्हें बाहर निकाला। तो बाराबंकी से खबर है, गेट ना खुलने से 5 लोग जिंदा जले। आमने सामने की भीषण टक्कर हुई और टक्कर इतनी भीषण थी और हादसा इतना दिल दहला देने वाला था कि गांव वालों की रूह कांप गई। भीषण भिड़ंत हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कारें टकराई हैं और गेट ना खुलने से 5 लोग जिंदा जल गए। हादसे के वक्त की तस्वीरें, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह भीषण हादसा होता है। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। राहुल, बाराबंकी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। कैसे हादसा हुआ, बताएं। यार, जो जानकारी मिल पा रही है, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोग उन्होंने बताया कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 51 पॉइंट कहलाता है। उसके पास में एक वैगनार गाड़ी जो कि खड़ी कर दिया था किसी कारणवश, और उससे 2-3 लोग गाड़ी के बाहर उतरे हुए थे। तभी अचानक से पीछे तेज रफ्तार आ रही कार, ब्रेजा गाड़ी बताई जा रही है, जिसने काफी तेज टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण हुई थी कि वैगनार गाड़ी लगभग 100 से 150 मीटर आगे खिसकते हुए चली गई और उसमें आग भी लग गई। 5 लोग उस गाड़ी में जो सवार थे, ऑन स्पॉट पहले 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी 2 लोगों की मौत ले जाते समय, सीएचसी ले जाते समय कुल 5 लोगों की मौत हो गई। और जो ब्रेजा सवार लोग थे उनमें 6 लोग थे और 6 की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई थी। जो अभी जानकारी मिल पाई है कि उनमें से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जो लखनऊ ले जाने में। बाकी 5 का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया था और उन्होंने बाराबंकी के जिलाधिकारी और एसपी से जो निर्देश दिए थे, जिसके चलते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर गए हैं। वहां पर उनके लिए जो भी राहत कार्य है वो किए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राहुल, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही और घायलों की स्थिति कैसी है? इसमें जो लोग घायल हुए थे उनके परिजन अभी किसी भी तरह से बात करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि वो काफी चोटिल थे और उनसे बात नहीं हो पाने की वजह से। और थोड़ा सा वहां पर खबरों को कवरेज को लेकर के भी वो नाराजगी जता रहे थे, क्योंकि उसमें घायलों में कुछ महिलाएं भी थी, जिसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा उनके नाम वगैरह जानकारी की गई है, नोट किए गए हैं। जो भी जल्दी ही हमारी जानकारी में भी आ जाएगा। इसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन लोग थे और कहाँ के थे, जो कि मृतकों की संख्या भी 6 पहुंच चुकी है और 5 लोग घायल हैं गंभीर रूप से। ना बोल पाने की स्थिति में चलते उनसे किसी प्रकार से बात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ठीक है राहुल, इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भीषण हादसा हुआ है, 5 लोगों के फिलहाल जो ताजा अपडेट है, 6 लोगों की मौत हो गई। और आगे बढ़ते हैं। अलर्ट सरकार, डिटेंशन सेंटर तैयार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है। सरकार ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखने का ऐलान किया।
इसके लिए प्रदेश के जिलों मंडलों में डिटेंशन सेंटर निर्मित किए जा रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर के डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें सामने आई है, जहां सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर का रूप दिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश के बाद घुसपैठियों के लिए गोरखपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था है और 30 पुरुषों के और 20 महिलाओं के लिए दर्जनों बेड की व्यवस्था है। ठंड से बचने के लिए कंबल आदि रखे गए हैं। वहीं बच्चों के लिए अलग कमरा है, किचन और फैमिली रूम भी है। इसके साथ ही शौचालय और स्नान घर का भी इंतजाम है। तो सीसीटीवी कैमरे से ये लैस बिल्डिंग है। 50 लोगों के रहने की व्यवस्था यहां पर की गई है। वो लोग जिनके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, जो बाहर से आए होंगे, चोरी छिप के सीमा पार से आए हैं, उनको यहां पर रखा जाएगा। तो खबर इस वक्त गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिटेंशन सेंटर तैयार है। और अगली खबर है, युवती का हमलावर सुपुर्दे खाक। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ले स्थित एक युवती को 5 दिसंबर को घर में घुसकर अब्दुल नाम के युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। वह युवती के मना करने पर उसके गले और हाथ पर धारदार ब्लेड से प्राण घातक हमला कर फरार हो गया। घायल युवती का गंभीर अवस्था में उपचार ट्रामा सेंटर वाराणसी में किया जा रहा है। इस घटना से पूरे जनपद में हड़कंप मचा रहा। वहीं आरोपी अब्दुल का शहर कोतवाली क्षेत्र में गंगा नदी में शव तैरता मिला। आज पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अब्दुल के परिजनों और दोस्तों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। ये 5 तारीख को थाना कटरा क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जहां पर एक युवती पर धारदार हथियार से वार किया गया था। वो गंभीर रूप से घायल हुई थी। उसका इलाज अभी भी बनारस में चल रहा है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी। मुकदमा पंजीकृत हुआ था और घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कल सायंकाल एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान अभियुक्त के रूप में हुई, उसके परिजनों के द्वारा की गई, मुख्य अभियुक्त के रूप में। आज उसका पंचायतनामा हुआ और उसका पोस्टमार्टम जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जो हम लोगों ने कराया है, पैनल से कराया है, वीडियोग्राफी से कराया है और उसके पश्चात परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार सुपुर्द खाक किया गया है। तो युवती पर प्राण घातक हमले का मामला, आरोपी युवक हुआ सुपुर्द खाक। भारी फोर्स के साथ प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया है। मिर्जापुर से खबर है। और आशुतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मिर्जापुर से जुड़ गए। आशुतोष, युवती पर प्राण घातक हमला करने वाला सुपुर्द खाक हुआ है, क्या जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर?
आशुतोष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? युवती पर जिसने प्राण घातक हमला किया था उसका जो शव है वो नदी में उतरता मिला है। हेलो, शायद मुझे लग रहा है कि आशुतोष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और आशुतोष, हमारे संवाददाता एक बार फिर हमसे जुड़ गए। आशुतोष, क्या जानकारी आपके पास है? जी, हम आपको बता दें कि लड़की के साथ जो आरोपी अब्दुल था जिन्होंने बुलेट से हमला किया था, उसका तो जो है कल गंगा नदी में उतराया हुआ मिला। पोस्टमार्टम के बाद आज शव को दफन कर दिया गया है और पूरी जिले में जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से शव खुला था वो 1-2 दिन पहले से जो है उसका शव मतलब गंगा नदी में वो डूबा था, उसी हिसाब से आशुतोष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है? क्या जो युवक की का शव मिला है उतराता हुआ नदी में, ये उससे क्या निकला है? हत्या है, आत्महत्या, क्या है? ऑपरेशन अभी पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके बाद आज जो है एसपी ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बयान दिया है कि खत्म जिसे जो है आत्महत्या प्रतीक हो रहा है। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक आने की उम्मीद है, आज शाम तक। उसके आधार पे जो है मतलब ये अधिकारियों द्वारा सभी के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रहा है। जिस हिसाब से गंगा नदी में वो गायब हुआ था, गायब होने के बाद उसके परिजन 9 लोगों को, उसके परिजन और रिश्तेदार से 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद पुलिस द्वारा भी ये आशंका जताया जा रहा है कि वो डर की वजह से जो है वो उसका जो है वो गंगा नदी में कूद के और आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस का कहना है कि डर की वजह से इस युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली। और नक्सलियों का आत्मसमर्पण, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इसके तहत गढ़चिरौली में 82 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी नक्सली ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रशिम शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया। और बता दें कि गढ़चिरौली पुलिस को मिली इस बड़ी सफलता को डीजीपी रशिम शुक्ला ने नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि ये नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। और शुक्ला ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और राज्य की पुलिस इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध साफ तौर पर नजर आ रही है। तो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 100 से ज्यादा। बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे, राहत पाने में नाकाम। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में अंतरिम राहत पाने में नाकाम रहे। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी। एडिशनल सेशन जज वंद्रा ने दोनों भाइयों द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर गोवा सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख गुरुवार तय की। भाइयों ने 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी से अंतिम सुरक्षा ही मांगी है और थाईलैंड भाग चुके लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद पीड़ित बताया है। दावा किया कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है। तो अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी है। लूथरा भाइयों को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। और आगे बढ़ते हैं। समीर का प्रयास अनोखा ऐप स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए बाराबंकी के बीटेक छात्र समीर खान ने एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जो रेलवे फाटकों के खुलने और बंद होने का रियल टाइम सूचना देगा। इस ऐप का नाम रेल गेट लाइव रखा गया और साहित्यकार मूसा खान के पुत्र समीर खान ने बंकी में अक्सर बंद रहने वाली क्रॉसिंग की समस्या को ध्यान में रखकर यह ऐप डिजाइन किया। समीर ने बताया कि यह ऐप उपयोगकर्ता को तुरंत अलर्ट सूचना देगा कि फाटक कब खुलेगा और कब बंद होगा। ये जानकारी यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी और ये तकनीक समाधान विशेष रूप से दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल वाहनों, एम्बुलेंस और आम यात्रियों की राहत है। इस अभिनव प्रोजेक्ट की जानकारी मिलने पर बाराबंकी के जिलाधिकारी ने युवा समीर खान के प्रयास की सराहना की। डीएम ने कहा कि यह बड़ा अच्छा प्रयास है और जनमानस के आवागमन के लिए यह अच्छा कॉन्सेप्ट है। डीएम ने समीर को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस ऐप को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेलवे से कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी होगी, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। तो रेलवे फाटक की अब आपको रियल टाइम जानकारी मिलेगी, जिसको लेकर समीर खान ने एक ऐप तैयार किया है। ये जब से हम छोटे हैं और जब से बाई बर्थ ये हम लोगों ने ये क्रॉसिंग की दिक्कत देखी है, परेशान रहते हैं। 20-25 साल से ही हम लोग परेशान रहे हैं इस चीज़ से। तो जब भी घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, कभी स्कूल भी जा रहे हैं तो कॉलेज भी जा रहे हैं, तो दिक्कत ये होती ही रहती है हम लोग को। समीर ने जो ऐप बनाया है अभी उन्होंने मुझे दिखाया भी यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा ऐप है। क्योंकि प्रतिदिन के लोगों की जो समस्या रहती है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाने से उनका आना जाना थोड़ा सा बाधित तो होता ही है, तो उसकी अगर उनको टाइमिंग पता रहेगी तो उनके आवागमन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और अपनी जो आने जाने की टाइमिंग है वो प्लान कर सकेंगे। तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।